उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद 17वीं शताब्दी की एक महान विचारधारा जिसके बाद में पूरा इतिहास परिवर्तन हो गया। आज हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं हूं GS गौड़। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में भर्ती आई हुई है, अन्य जगह नेट की तैयारी चल रही है। इन सभी के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर अपलोड होता रहूंगा। बीच में मैं आपके पास नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आइए चलते हैं उदारवाद की ओर। बेहद सरल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उदारवाद क्या नहीं है, जिन्हें हम मानते हैं कि ये चीजें उदारवाद है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि वास्तव में उदारवाद क्या है। उदारवाद, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि उदारवाद जो है वो अन्य विचारधाराओं की तरह कोई निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है कि एक लगातार इसका विकास हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार इसके स्वरूप में परिवर्तन आता रहा है। पहले नकारात्मक उदारवाद था, उसके बाद में सकारात्मक उदारवाद आया, उसके बाद में नव उदारवाद आया, उसके बाद में बहुसंस्कृतिवाद आ गया। तो ये कई चीजें इसमें शामिल मानी जाती है। तो ये कोई निश्चित और क्रमबद्ध चीज नहीं है। यहां से एक फैक्ट से प्रश्न बनता है कि क्या उदारवाद निश्चित और क्रमबद्ध है, तो उसका उत्तर होगा नहीं। दूसरी चीज है कि किसी एक व्यक्ति का विचारों का परिणाम भी ये नहीं है, क्योंकि जॉन लॉक जिसे इसका जनक माना जाता है, जॉन स्टुअर्ट जिसे परंपरागत उदारवाद में शामिल माना जाता है, जेफरसन, स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ वगैरह जिनको माना जाता है, तो उसके पश्चात सकारात्मक उदारवाद ग्रीन आए। उसके बाद में नव उदारवाद में कुछ विचारक आ गए, बहुसंस्कृतिवाद में कुछ आ गए। तो ये जो विचारक है, ये अलग अलग विचारक अलग अलग समय में आए, और इसलिए इसे कोई एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम नहीं माना जाता और न ही किसी एक युग से जुड़ी हुई ये विचारधारा है। क्योंकि 17वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध से पहले, जिसे मध्य युग के नाम से जानते हैं, उस समय में नकारात्मक उदारवाद था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सकारात्मक उदारवाद आ गया, वर्तमान में नव उदारवाद आया, और अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में समसामयिक समय में बहुसंस्कृतिवाद चल रहा। तो किसी एक युग की यह विचारधारा नहीं कही जा सकती, और यह कोई दर्शन भी नहीं है कि एक फिक्स चीज इसमें मान्यता मिल गई कि भाई ये दर्शन है, वो भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बहुत सारे विचारों का एक सम्मिश्रण है। ये कुछ फैक्ट की बात कर रहा हूं, वो मैं जो अक्सर इसके उदारवाद से जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है। ये मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है, लोगों की सोचने की एक प्रवृत्ति है, जिसमें बहुत सारी मान्यताएं मिली है, बहुत सारे आदर्श मिले हुए हैं, और बहुत सारी संस्थाएं भी इसमें शामिल मानी जाती है। उदारवाद शुरू कहां से हुआ? उदारवाद का घर इंग्लैंड माना जाता है। और यहां एक विशेष बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड में अनुदारवाद चलता था, यानी वो इंग्लैंड के जो लोग हैं वहां की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो अपनी पुरानी जो संस्थाएं उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनमें वो परिवर्तन बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो उस समय वहां आमूलचूल परिवर्तन करने की बात आई। जॉन लॉक जो अपनी रचनाओं को अपना नाम नहीं देते थे, उन्हें डर लगता था कि इतने क्रांतिकारी विचारों के कारण कहीं उनके ऊपर मृत्यु का वो केस नहीं चले। तो उस समय में ये उदारवाद आमूलचूल परिवर्तन लेके आया था, सोच में परिवर्तन लेके आया था। तो कहने का मतलब है ये अनुदारवाद के विरुद्ध में या विरोध करने की एक प्रवृत्ति था, जो इस रूप में इसका जन्म हुआ। लेकिन अपन ये भी नहीं कह सकते कि उदारवाद का मतलब परिवर्तन है, उदारवाद का मतलब प्रगति है, क्योंकि बहुत बार उदारवाद जो है इसे प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा बहुत बार परिवर्तनों को नकारा गया है, उसका स्वागत नहीं किया गया। क्योंकि इंग्लैंड चूंकि वहां घर है, तो वो लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो वहां की संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं, और आज भी वहां राजतंत्र विद्यमान है। तो इस कारण से बहुत बार उदारवाद ने भी यथास्थिति का समर्थन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उदारवाद हमेशा प्रगति और परिवर्तन का पक्षधर है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। उदारवाद हमेशा प्रगति और परिवर्तन का या संशोधन का हिमायती नहीं रहा है। ये कई बार यथास्थिति का समर्थन भी करता है। दूसरी बात, अगर परिवर्तन करना हो, अधिकतर ये परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन परिवर्तन के लिए ये क्रांति का कभी समर्थन नहीं करता। ये नितांत विरुद्ध है उसके। ये क्रांति को दूर रखना चाहता है, ये क्रमिक सुधारों का उसकी बात करता है।
आगे की बात करते हैं कि उदारवाद को जिसे व्यक्तिवाद का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन यह कब था? जब 1830 के पहले की बात करें, जब ग्रीन आ गया, जिसने उदारवाद की जगह आदर्शवाद और उदारवाद दोनों को मिला दिया, दोनों में समन्वय स्थिति कर दी। आदर्शवाद क्या है? जिसमें राज्य को प्रमुखता दी जाती है, व्यक्ति को राज्य के हितों पर बलिदान कर दिया जाता है। हीगल जैसे विचारक, जो जर्मन आदर्शवाद के समर्थक थे, जिन्होंने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा या ईश्वर का अवतरण है, यानी वो राज्य को ही सर्वोच्च मानते थे, व्यक्ति को सर्वोच्च नहीं मानते थे। तो आदर्शवाद, हालांकि राज्य का काम था कि वो व्यक्ति का भला करे, लेकिन व्यक्ति राज्य से अपने आप अधिकार नहीं मांग सकता था, राज्य का उसके विरुद्ध कोई अधिकार स्वीकार नहीं किया जाते थे। तो यहां ग्रीन ने आकर दोनों में समन्वय स्थापित कर दिया और उन्होंने राज्य की भूमिका बढ़ा दी। जहां उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारता है, नकारात्मक उदारवाद जो पुराना क्लासिकल उदारवाद है, जबकि ग्रीन जब आए 1830 के पश्चात, उन्होंने राज्य की भूमिका को स्वीकार किया, व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार किया कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है, तो दोनों में समन्वय स्थापित किया। तो यहां ये अपन कह सकते हैं कि 1830 के पश्चात व्यक्तिवाद को उदारवाद का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, उससे पहले माना जाता था। यद्यपि ये व्यक्तिवाद से काफी जुड़ी हुई चीज है, लेकिन फिर भी ग्रीन के आने के बाद में उसने राज्य को भी महत्व प्रदान कर दिया और व्यक्ति को भी महत्व प्रदान किया। तो यहां पर्यायवाची नहीं कह सकते कि ये खाली व्यक्तिवाद का पर्यायवाची है। दूसरी बात आगे ये कहते हैं कि 1830 से पहले तक इसे नकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता था। क्यों? अब यहां बात करते हैं कि क्लासिकल उदारवाद क्या है। नकारात्मक उदारवाद जिसे कहते हैं, जिसके जन्मदाता जॉन लोक को माना जाता है, जिसके समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है, जिसके समर्थक एडम स्मिथ को माना जाता है, जिसका समर्थक जेफरसन को माना जाता है। तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने उदारवाद को जन्म दिया, उदारवाद का समर्थन किया। तो ये उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित था और ये क्या मानते थे? ये कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और केवल उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत हो, व्यक्ति खुद स्वीकार करे, क्योंकि राज्य को बनाया ही व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया नकारात्मक उदारवाद में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता था राज्य के हस्तक्षेप को, लेकिन बाद में जब सकारात्मक उदारवाद आया तो राज्य की भूमिका को व्यक्ति के जीवन में स्वीकार किया गया कि निर्धन जो लोग हैं वो अपना कार्य नहीं कर सकते, तो उनके लिए राज्य आगे आए और उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाए। क्यों? क्योंकि समाज का कल्याण व्यापक स्तर पर, हर व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, राज्य को उसके कल्याण के लिए आगे आना पड़ेगा, उसको सुविधाएं दे, उसकी व्यवस्थाएं करे और जन कल्याण के लिए कार्य करे। तो यह सकारात्मक उदार आ गया। अब इसका पूर्णतः अर्थ जानने से पहले अपन देख लेते हैं कि वो क्या पृष्ठभूमि थी जहां उदारवाद का उदय हुआ। तो वो पृष्ठभूमि थी औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। क्योंकि पूंजीपति, जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब नई नई फैक्ट्रियां लगी, तो वो चाहते थे कि राज्य उनसे उनकी आय नहीं छीने, राज्य जन कल्याण के नाम पर उनसे कुछ नहीं ले, क्योंकि वो कमाना चाह रहे थे, उन्हें फ्री आर्थिक क्षेत्र चाहिए था। एक कारण यह था। दूसरा था नवजागरण लोगों की, जो अब तक चर्च के अधीन थे, अब तक राज सत्ता के अधीन थे, उनमें जागृति आई, नए नए इतिहास लिखे गए, नई नई साहित्य आया, तो उनमें नवजागरण आया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र समझना शुरू किया। उन्होंने धर्म को परे सरकाया कि चर्च हमें निर्देश नहीं दे सकता, धार्मिक गुरु हमें निर्देश नहीं दे सकते, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और यहां जाकर नए विचार सामने आए, धर्मों में सुधार हुआ। अब तक धार्मिक नेता जो कह रहे थे वही काम हो रहा था, लेकिन अब धर्म सुधार हुआ और निरंकुशवादी जो शासन था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई। और इंग्लैंड वो था जो उदारवाद का घर माना जाता है, वहां पर संसदात्मक शासन की स्थापना हो गई थी और राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जहां से उदारवाद का जन्म होता। अब बात कर लेते हैं उदारवाद क्या है, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है। सरल भाषा में यदि बात करें तो उदारवाद का मतलब है सुधार करना, और वह राज्य की भूमिका को व्यक्ति के जीवन में कम से कम स्वीकार करता है, व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहता है। वो ये मानता है
कि राज्य और समाज से पहले व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे और इन्हीं अधिकारों को बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति ने राज्य को, समाज को स्वयं बनाया। तो जिस चीज को, राज्य को या समाज को व्यक्ति बनाता है तो उसमें वो संशोधन का अधिकार भी रखता है और उसे बदलने का अधिकार भी रखता है। राज्य उतना ही कार्य करे जितना व्यक्ति चाहता है। जॉन लॉक ने व्यक्ति की 3 स्वतंत्रताएं और जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा उसने जोर दिया, तो उसने कहा कि संपत्ति को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है, तो वो सीमित मात्रा में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करे। इसलिए जॉन लॉक ने सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। तो आइए बात कर लेते हैं मूल सिद्धांत क्या है इसके। पहला है उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है। उदारवाद ये मानता है, जॉन लॉक है, थॉमस पेन है, एडम स्मिथ है, जेफरसन है, ये विचारक ये मानते हैं कि व्यक्ति विवेकशील होता है, उसे किसी निर्देश की जरूरत नहीं होती। राज्य उसको निर्देश करे, धर्म उसको निर्देश करे, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वयं विवेकशील है, वो अपना अच्छा बुरा भला सब सोच सकता है, तो उसे किसी के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जो चीज है, इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है। ये कहता है कि अगर बुद्धि संगतता के स्तर पर यदि कोई चीज ठीक नहीं है, तार्किक स्तर पर यदि कोई चीज ठीक नहीं है, तो केवल इस आधार पर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। नहीं, उसका विरोध कीजिए। अगर वो गलत है तो उसका विरोध कीजिए। तो इस आधार पर ऐसी संस्था या सिद्धांत को उदारवाद बिल्कुल स्वीकार नहीं करता जो बुद्धि संगत नहीं है, भले ही वो कितने ही पवित्र माने जाते। तीसरी जो चीज है, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करता है। उदारवाद जो है, लिबरलिज्म, जो लिबर्टी शब्द से जिसका जन्म हुआ है, ये पूर्णतः स्वतंत्रता पे जोर देता है। स्वतंत्रता किससे? राज्य से, समाज से। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसका मानवीय विवेक स्वयं है, वो भला बुरा समझता है, तो उसे स्वतंत्र छोड़ो, वो खुद कर लेगा, जो कुछ करना वो कर लेगा। ज्यादा कम से कम हस्तक्षेप करे राज्य और ज्यादा से ज्यादा उसे स्वतंत्रता प्रदान करे। यानी ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, या फिर ये कह सकते हैं अपने विवेक के आधार पर वो आचरण कर सके, यानी उसके प्राकृतिक अधिकारों को बनाए रखा जा सके। व्यक्ति साध्य समाज और राज्य को साधन मानता है, यानी व्यक्ति ने अपने लिए राज्य या समाज बनाया है और उदारवाद के अनुसार एक राज्य या समाज की केवल उतना ही महत्व है जितना वो व्यक्ति के काम आए, वो उसकी भौतिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक कल्याण का काम करे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, उसकी सरकार को बदल सकता है। और ये भी उदारवाद मानता है कि समाज और राज्य है वो कृत्रिम संगठन है, ये कोई सावयव सिद्धांत या फिर कोई विकसित हुई है ऐसी कोई संस्था नहीं है, या कोई देवीय संस्था नहीं है कि ये पहले से ही बनी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि प्लेटो अरस्तु मानते हैं या मनु कौटिल्य मानते हैं, तो वो ये कहते हैं, या फिर समझौतावादी विचारक मानते हैं, वो कहता है ऐसा नहीं है। माफ कीजिए, समझौतावादी विचारक तो जॉन लॉक है जो इसको स्वीकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके इसको बनाया है, तो ये कृत्रिम संगठन है, और अगर इसको बनाया है तो वो उनके अनुसार कार्य करे, अन्यथा वो इसको परिवर्तन भी कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श उदारवाद प्रस्तुत करता है। वो राज्य के लिए किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, और वो ये कहता है जो चर्च का विरोधी है, जो उस समय लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता था, यहां तक कि राज सत्ता को चलाने की कोशिश भी करता था, तो इसके विरुद्ध है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म का अपना अलग क्षेत्र है, लोग धर्म को माने, लेकिन राज्य के रूप में वो हस्तक्षेप नहीं करे और व्यक्ति को खुला छोड़ दे। आगे है शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। उदारवाद ये कहता है कि शासकों के लिए भी कानून होते हैं, निरंकुश नहीं हो सकते। जिस प्रकार आम व्यक्ति कानून मानता है, तो एक सीमा तक शासकों को भी कानून का पालन करना चाहिए, तभी सब समान रूप से बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि उदारवाद लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता पे जोर देता है। इसी के साथ जहां लोकतंत्र पे जो चीज स्वीकार करते हो, लोकतंत्र का समर्थन करते हो, जाहिर है कि वो अंतरराष्ट्रीयवादिता या अंतरराष्ट्रीयता का और विश्व शांति में भी विश्वास करते हैं। वो आर्थिक गतिविधियों के लिए वो चारों ओर शांति का समर्थन करते हैं।
इसमें आज हम शॉर्ट रूप में केवल दो विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। एक इसमें दो विचारधाराएं आती है, नकारात्मक उदारवाद और दूसरी है सकारात्मक उदारवाद, या जिसे हम आधुनिक जनतांत्रिक उदारवाद भी कहते हैं। इसके अलावा नव उदारवाद की और बहुसंस्कृतिवाद के लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। नव उदारवाद की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। परंपरागत उदारवाद, क्लासिकल उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, तीनों एक ही नाम है। इसका मूल तत्व स्वतंत्रता रहा है और इसके प्रतिनिधि विचारक जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है। इनके अनुसार राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य को उतनी ही कार्य करनी चाहिए जितना व्यक्ति उसको सौंपता है। जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक माने जाते हैं, जिन्हें उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो बहुसंख्यकों के बजाय अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्यादा जोर देते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि एक व्यक्ति को बहुसंख्यक समाज द्वारा चुप कराने का अधिकार नहीं है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में मायने रखती है। और कम से कम राज्य को बलात् रूप से किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं चुप कराना चाहिए कि वो व्यक्ति के विचार उनसे जुदा है या उनसे अलग है। तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की वो बात करते हैं, तो इसलिए इसे व्यक्तिवाद का शुरू में पर्यायवाची भी कहा गया है। लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है, जनतांत्रिक उदारवाद है, ये क्यों है? क्योंकि 2 विश्व युद्ध हुए या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ, जब सबको खुला छोड़ दिया गया तो उस समय कुछ वर्ग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, कुछ वर्ग बिल्कुल निर्धन रह गए, उनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। तो विचार उठा कि इनका क्या करें। तो ग्रीन जैसे विचारक सामने आए और उन्होंने राज्य की भूमिका को स्वीकार किया, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र तो रखे लेकिन राज्य अपने आप को इतना पीछे नहीं हटाए कि वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य को सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को आगे आना चाहिए। निर्धन जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना भला नहीं कर सकते, तो उनके लिए राज्य को आगे आना चाहिए। जैसे सड़क, बिजली, पानी, या फिर जैसे उनको रोजगार उपलब्ध करवाए, या जैसे उनके लिए बेकारी और भूखमरी से उनको बचाए, मद्यपान निषेध करे, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था करे, स्कूल संचालित करे, बच्चों और स्त्रियों के जो श्रम करते हैं उसका नियमन करे कि वो किस तरह से करे, श्रमिकों के लिए कुछ क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करे, कुछ बीमा लागू करे उनके लिए। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो राज्य अपनाकर जो निर्धन लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपना भला नहीं कर सकते इस कंपटीशन के युग में, तो उनके लिए राज्य को आगे आना चाहिए। और जनतंत्रात्मक उदारवाद की उन्होंने बात करी। ये उदारवाद का एक नवीन रूप था जो नकारात्मक उदारवाद को पीछे छोड़कर कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये उदारवाद, ये जो पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद के अधिक समीप है। नकारात्मक उदारवाद पूंजीवाद के समीप था और जनतंत्रात्मक उदारवाद या सकारात्मक जो उदारवाद है वो समाजवाद के ज्यादा नजदीक आता है, इसलिए इसको जनकल्याणकारी भी उदारवाद कहा जाता है। इसके पश्चात नकारात्मक और बहुसंस्कृतिवाद आया, जिसकी अपन पहले भी मैं कह चुका हूं, आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और भी वीडियो यदि आपको पहले चाहिए तो मुझे जरूर लिखें ताकि मैं आपको वो पहले बना के दे सकूं। मेरा फोन नंबर भी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप मुझे यहाँ पर केवल व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।